Are you able to see the screen? Yes, ma'am. ओके, अब क्लियर आवाज आ गई। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। Introduction. China and Japan present a marked physical contrast. China is a vast continental country that spans many climatic zones. The core is dominated by three major river systems: the Yellow River, Huanghe, Yangtze River, Changjiang, and the third longest river in the world, the Pearl River. A large part of the country is mountainous. अब चाइना और जापान जो है उनका बहुत ही फिजिकल कॉन्ट्रास्ट, यानी कि इनके अंदर फिजिकल फीचर्स बहुत हैं, अलग अलग तरह के आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी। चाइना बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल कंट्री है, ठीक है, बहुत इसकी लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और यहाँ पे क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं काफ़ी सारे हैं, यानी कई सारे क्लाइमेट्स हैं, और तीन मेजर रिवर्स जो हैं वो इसकी कैटेगरी के अंदर हैं, इसके अंदर हैं। पहली है येलो रिवर हुआंग ही, दूसरी है यांगसी रिवर चांगजायांग, और थर्ड सबसे दुनिया की सबसे लंबी रिवर जो है वो है पर्ल रिवर, वो भी इसी के अंदर है। ये है चाइना। चाइना का आप देख सकते हैं, ये इतना फैला हुआ है इस एरिया में। लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ माउंटेनियस, और काफ़ी सारा हिस्सा जो है इस कंट्री का वो माउंटेनियस भी है, यानी कि वहाँ पे माउंटेन्स भी काफ़ी ज़्यादा है। द डोमिनेंट एथनिक ग्रुप आर द हान एंड द मेजर लैंग्वेज इज चाइनीज, पटुंगुआ, but there are many other nationalities such as Uyghur, Hui, Manchu, or Tibetan. And aside from dialects such as Cantonese, Hui, and Shanghaiese, Wu, there are other minorities languages spoken as well. आज हम चाइना के बारे में पढ़ रहे हैं, और चाइना के अंदर कई सारे ग्रुप हैं, जो बेसिकली जो मेन एथनिक ग्रुप हैं वो है हान, और कई सारी मेजर लैंग्वेज है जो है इनकी वो है चाइनीज़ जो बोली जाती है। लेकिन यहाँ पे कई सारी अदर नेशनैलिटीज़ भी हैं, और उसी के हिसाब से कई सारी लैंग्वेजेस भी हैं, लोकल डायलेक्ट्स भी हैं। अब जो नेशनैलिटीज़ है वो है उइगर, हुई, मानचू और टिबेटन, ठीक है। अब इसके साथ में कई सारे डायलेक्ट्स हैं जैसे कि कंटोनोजी और शंघाईनीजी, ठीक है। कई सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती हैं। Chinese food reflects the regional diversity with at least 4 distinct types. अब चाइनीज फूड जो है उसके अंदर रीजनल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, और 4 डिस्टिंक्ट टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। द बेस्ट नोन इज सर्दर्न और कैंटोनेसी cuisine, as most overseas Chinese come from the Canton area, which includes dim sum. लिटरली टच योर हार्ट। अब यहाँ पर कई सारे तरह का खाना होता है, जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो 4 कैटेगरीज में दी गई हैं। पहली है सर्दर्न यानी कैंटोनीज़ी कुजीन, जो कैंटोन से आए हुए लोग होते हैं उनके लिए बोली गई है ये, ठीक है। वो मतलब वो लोग ज़्यादा खाते हैं इस तरह की चीज़ को। और यहाँ पे ये चीज़ एरिया नहीं दिखाया गया है, बस ये बताया गया है कि सर्दर्न एरिया है। वहाँ पर अ, इस खाने के अंदर सबसे पहला आता है डिमसम, जिसका मतलब होता है आपके दिल को छू जाए। जो डिमसम जो है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है, जो अपन आज के ज़माने में मोमोज खाते हैं उसकी तरह ही होते हैं डिमसम भी, ठीक है। फिर है एन असॉर्टमेंट ऑफ पेस्ट्रीज एंड डम्पलिंग्स। अब थोड़ी पेस्ट्रीज, अब दूसरा डिफरेंट है इनका पेस्ट्रीज और डम्पलिंग्स। नॉर्थ में है व्हीट इज द स्टेपल फूड, गेहूं खाया जाता है वहाँ पे, विच इज शिजवान स्पाइसेस brought by Buddhist monks in the ancient period. और शिजवान स्पाइसेस यानी मसाले जो हैं वो बुद्धिस्ट मंक्स के द्वारा लाए गए थे एंशियंट पीरियड में, अलोंग द सिल्क रूट के रास्ते से। चिलीज बाय द पोर्चुगीज ट्रेडर्स इन द 15th सेंचुरी, और यहाँ पर चिलीज जो है वो पोर्चुगीज ट्रेडर्स लाए थे 15th सेंचुरी में। यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि कैंटन एरिया में पहली बात तो किस तरह का खाना खाया जाता है, किस तरह का यहाँ पे खाना खाया जाता है, और किस तरह की जो मसाले हैं वो कहाँ से आए गए हैं, ठीक है, और कौन कौन लेके आया है, किस सदी में लेके आया है। हैव क्रिएटेड अ फ्यूरी कुजीन, अब ये सारी चीज़ें सब तरह के मसाले जो हैं और चाइनीज़ जो पोर्चुगीज ट्रेडर्स लाए थे, इससे ये कुजीन जो है बहुत ही फियरी है, यानी कि बहुत ही
एक तरीके से ये मेटाफर यूज किया गया है यहाँ पे, काफी ये तीखा है। इन ईस्टर्न चाइना बोथ राइस एंड वीट आर ईटन, और ईस्टर्न चाइना में राइस और वीट दोनों ही खाए जाते हैं। जापान बाय कॉन्ट्रास्ट इज अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स। जापान जो है, जैसे कि अब आप मैप में देख सकते हैं, ये यहाँ पर जापान है, यहाँ पर कई सारे आइलैंड्स की एक टुकड़ी है, इसको स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स बोला जाता है, ठीक है। द फोर्थ लार्जेस्ट बीइंग होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइडो, ये जो है इसके अंदर मेन है एरियाज। द ओकिनवान चेन इज द सर्दर्न मोस्ट, अबाउट द सेम लैटिट्यूड एज द बहामास। और ओकिनवान चेन जो है वो साउदर्न मोस्ट एरिया में है, और ये बहामास के बराबर ही है। बहामास अमेरिका की साइड में उसे कंपेयर किया गया है। More than 50% of the land area of the main islands is a mountainous, and Japan is situated in a very active earthquake zone. अब क्या है, 50% लैंड एरिया जो है आइलैंड्स हैं, और वहाँ पर काफ़ी सारी माउंटेन्स भी हैं। और जापान जो है वो एक बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में है जहाँ पे अधिकतर अर्थक्वेक आते रहते हैं। These geographical conditions have influenced architecture. अब ये geographical conditions के कारण ही यहाँ पर architecture बहुत ही different है. The population is largely Japanese, but there are a small Ainu minority and Koreans who were forcibly brought as labor when Korea was a Japanese colony. यहाँ पे अधिकतर population में आपको Japanese लोग ही मिलेंगे, लेकिन एक छोटा Ainu minority के लोग भी मिलेंगे और Koreans भी मिलेंगे, जिनको लाया गया था जबरदस्ती जब Japanese colony बनी हुई थी कोरिया के अंदर। when कोरिया जो है एक जापानीज कॉलोनी बना हुआ था, तब वहां से कुछ लोगों को उठा करके यहाँ पे ले आए थे। जापान लैक्स अ ट्रेडिशन ऑफ एनिमल रेयरिंग। जापान के अंदर लोगों को जानवर पालने नहीं आते हैं, ये ट्रेडिशन यहाँ पर बहुत ही कम है। राइस इज द स्टेबल क्रॉप एंड फिश द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। राइस जो इनकी स्टेपल क्रॉप यानी रोजमर्रा के डेली खाने में लाइक यूज करते हैं, और फिश जो है वो उनका सोर्स है प्रोटीन का, फिश खाकर ये प्रोटीन लेते हैं। Raw fish, sashimi or sushi has now become a widely popular dish around the world as it considered very healthy. आपने सुना होगा सुशी के बारे में। ये साशिमी या सुशी एक ही चीज़ होती है। यहाँ पे कच्ची फिश जो है उसको चावल की एक लेयरिंग के साथ में, और उसके अंदर 2-3 मसालों की लेयरिंग भी की जाती है, उसके साथ में रोल करके छोटे छोटे सुशी रोल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में अब काफ़ी फेमस हो रही है चीज़। और इसको ये क्यों फेमस हो रही है, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी माना जाता है इसलिए। अभी तक इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो। चैट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब है जापान। जापान का पॉलिटिकल सिस्टम। An emperor had ruled Japan from Kyoto, but the 12th century the imperial court lost power to shoguns, who in theory ruled in the name of emperor. Emperor जो है, एक emperor के द्वारा रूल किया जाता था जापान, जो क्योटो से थे 12th सेंचुरी के दौरान। लेकिन बाद में वो शोंगुन से हार गए, और फिर वहाँ पर रूल जो है थ्योरी में उसका नाम जो है वो एम्परर के तौर पे देने लगे। From 1603 to 1867, members of the Tokugawa family held the position of the shogun. अब जब वो हार गए तो वहाँ पर 1603 से 1867 में 67 के दौरान जो टोकुगावा फैमिली के मेंबर्स थे, उन्होंने पोजीशन ले ली थी शोगुन में। The country was divided into over 250 domains under the rule of lords called दामियो। अब यहाँ पर जो कंट्री जो थी उसको 250 एरियाज में उन्होंने बांट दिया था, और उसके ऊपर लॉर्ड्स थे जिनको बोला जाता था दामियो। द शोगुन एक्सरसाइज पावर ओवर द dominal lords, ordering them to stay at the capital Edo, modern Tokyo, for long periods so that they would not pose a threat. शोगुन जो है अपनी पावर्स को किसके ऊपर चलाता था, लॉर्ड्स के ऊपर, जिनको दामियो बोला जाता था, ठीक है। और दामियो जो थे वो क्या थे, वो जो उनको 250 एरियाज दिए गए थे वहां पर रूल करते थे। अब इनको ऑर्डर किया जाता था कि ये कैपिटल ईडो में ही रहेंगे, जिसको मॉडर्न टोक्यो बोला जाता है आज के ज़माने में।
ये इसलिए किया जाता था क्योंकि जिससे इनकी पोजीशन को खतरा नहीं रहे। ही ऑल्सो कंट्रोल द मेजर सिटीज एंड माइंस, ही कंट्रोल करते थे मेजर सिटीज और माइंस को, खानदानों को। समुराई द वॉरियर क्लास, ये आपने अपने बचपन में भी आई गेस देखा होगा, समुराई जैक करके कार्टून आता था, वो भी आपके वॉरियर क्लास से ही होते हैं। अब आप समझेंगे अच्छे से। लड़ने वाले जो रूलर्स होते थे, जो उस समय में योद्धा होते थे, उनको समुराई बोला जाता था यहाँ पर। The samurai were the ruling elite and served the shoguns and daimyo. samurai जो है वो रूलिंग एलीट थी, ठीक है, रूलर्स थे, यानी कि इनके जो नाइट्स और इनके सोल्जर्स जो थे, योद्धा, ये शोगुन्स और दाइमो को सर्व करते थे। In the late 16th century, three changes laid the pattern for future development. Late 16th century के अंदर तीन changes आए थे इनके development के हिसाब से. One, the peasantry was disarmed and only the samurai could कैरी स्वर्ड्स. पहला चेंज ये था कि पीजेंट्स जो हैं वो अपने साथ में कोई भी हथियार नहीं रखेंगे और समुराई जो है बस वही तलवारें रख सकते थे. दिस इंश्योर्ड पीस एंड ऑर्डर, एंडिंग द फ्रीक्वेंट वॉर्स ऑफ प्रीवियस सेंचुरी. इससे ये पक्का हुआ था कि यहाँ पर पीस और ऑर्डर बना रहेगा, शांति बनी रहेगी, कि जो पिछले सेंचुरीज में काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही थी उसको इन्होंने इस तरीके से कंट्रोल कर लिया था. Two, the daimyo were ordered to live in the capitals of their domains, each with a large degree of autonomy. और जो दूसरा था वो ये था कि डायमो को अपनी जो कैपिटल्स उनको ऑर्डर किया गया था कि उनको उनकी जो एरिया है उसकी कैपिटल में रहना है और उसको मैनेज करना है. Third, the land surveys identified owners and taxpayers and graded land productivity to ensure a stable revenue base. तीसरा ये था कि लैंड सर्वेस करने हैं आपको, ठीक है, और पता लगाना है किसके अंडर में वो लैंड है, कौन टैक्स पे कर रहा है, क्या लैंड की प्रोडक्टिविटी है, जिससे आपका एक स्थिरता बनी रहे रेवेन्यू में, रेवेन्यू आपको मिलता रहे. ये तीन चेंजेस जो है इन्होंने करे थे 16th सेंचुरी के अंदर. फिर द डायमोस कैपिटल बिकेम बिगर, डायमो की कैपिटल जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी. सो दैट बाय द मिड 17th सेंचुरी जापान नॉट ओनली हैड द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, ईडू, but also two other large cities, Osaka and Kyoto, and at least half a dozen castle towns with populations of over 50,000. अब कैपिटल्स बढ़ने लगी थी डायमो की, जो डायमोस थे उनको रखा गया था, उनकी कैपिटल स्टेट में उनको रहना होता था, वहाँ पर उनकी कैपिटल बढ़ने लगी थी. तो मिड 17th सेंचुरी के अंदर जापान जो है वो काफ़ी, उसके अंदर जो पॉपुलेटेड सिटी थी वर्ल्ड के अंदर वो होने लगी, जिनमें आने लगा ईडो का नाम, और भी दो लार्ज सिटीज़ बन गई थी जो थी ओसाका और कियोटो, और हाफ डजन कासल्स जो हैं वो बन गए थे इन पॉपुलेशन में, और सिटीज़ की पॉपुलेशन करीबन 50,000 हो गई थी. By contrast, most European countries of the time had only one large city. और उस समय के हिसाब से देखा जाए तो कई सारी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सिर्फ एक ही बड़ी सिटी होती थी और यहाँ पर दो तीन हो गई थी. This led to the growth of a commercial economy and created financial and credit system. इससे क्या हुआ, ग्रोथ हुई कमर्शियल इकोनॉमी की और यहाँ पे फाइनेंशियल और क्रेडिट सिस्टम भी शुरू हो गया था. A person's merit began to be more valued than his status. एक person की merit जो है वो ज़्यादा, मतलब उसकी importance ज़्यादा बढ़ गई थी बजाय उसके status के द्वारा, status को comparatively. A vibrant culture blossomed in the towns. एक अलग तरह का अच्छा culture जो है वो फैल रहा था टाउन के अंदर. Where the fast growing class of merchants patronized theatre and art. जहाँ पर बढ़ती हुई जो ये merchants की जो क्लास बढ़ रही थी, ठीक है, वो लोग किसकी तरफ बढ़ रहे थे, थिएटर और आर्ट की तरफ वो झुकाव हो रहा था उनका. As people enjoyed reading, it became possible for gifted writers to earn a lively living solely by writing. अब लोग बागों को जब पढ़ना पसंद था तो वहाँ पे कई सारे राइटर्स जो थे जिनको अच्छा लिखना आता था, उन्होंने अपना इसको जीवन बना लिया था, जीवनी बना लिया था, ऐसे जॉब की तरह वो अपना जीवन इससे चलाते थे. इन ईडू पीपल कुड रेंट अ बुक फॉर द प्राइस ऑफ अ बोल ऑफ नूडल्स. अब यहाँ पर लोग बाग जो हैं एक बुक को किराए पे ले सकते थे, किसके बदले, एक बोल नूडल्स के बदले, कि एक बोल नूडल्स वो दे देते थे और बदले में वो कुछ समय के लिए एक बुक रेंट पे ले लेते थे. दिस शोज हाउ पॉपुलर रीडिंग हैड बिकम एंड गिव्स अ ग्लिम्प्स इनटू द स्केल ऑफ प्रिंटिंग. इससे आपको पता पड़ सकता है कि लोग बाग जो है उनको कितना शौक लग गया था. एक झलक आपको मिल जाएगी कि प्रिंटिंग जो है वो कितनी ज़्यादा बूम पे रही होगी उस समय.
अब यहाँ पे प्रिंटिंग किस तरीके से की जाती थी? प्रिंटिंग वॉज डन विद वुड ब्लॉक्स, लकड़ी के ब्लॉक से की जाती थी. जापानीज डिड नॉट लाइक द रेगुलरिटी ऑफ यूरोपियन प्रिंटिंग, और जापानीज लोगों को जो रेगुलर प्रिंटिंग यूरोप में चल रही थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. इनके प्रिंटिंग करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था. अभी तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो. जापान वॉज कंसिडर्ड रिच, जापान को रिच माना जाता था बिकॉज इट imported luxury goods like silk from China and textile from India. इसको रिच इसलिए माना जाता था क्योंकि ये लग्जरी आइटम्स मंगाता था चाइना से, जैसे सिल्क, और टेक्सटाइल मंगाता था ये इंडिया से. Paying for these imports with gold and silver strained the economy and led the Tokugawa to put restrictions on export of precious metals. अब इस तरह की चीज़ें मंगा करके ये पे कैसे करते थे? गोल्ड और सिल्वर में. इससे क्या हुआ? इनकी इकोनॉमी में धीरे धीरे खतरा आने लगा, और फिर टोकुगावा को रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े प्रीशियस मेटल्स की एक्सपोर्ट पर, कि आप कम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. दे ऑल्सो टुक स्टेप्स टू डेवलप द सिल्क इंडस्ट्री इन निशिजन इन क्योटो सो एज टू रिड्यूस इम्पोर्ट्स. इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए जिसमें सिल्क इंडस्ट्री को इन्होंने रोका, ठीक है, जो कि निशिजन में थी, ठीक है, क्योटो के अंदर, और इन्होंने इम्पोर्ट्स थोड़े कम करे, सिल्क मंगाना इन्होंने कम करा. द सिल्क फ्रॉम निशिजन केम टू नोन एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और फिर जो निशिजन में इन्होंने सिल्क प्रोड्यूस करा वो दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाने लगा. अदर डेवलपमेंट सच एज द इंक्रीज यूज ऑफ मनी एंड द क्रिएशन ऑफ अ स्टॉक मार्केट इन राइस शो दैट इकोनॉमी वॉज डेवलपिंग इन न्यू वेज. दूसरे डेवलपमेंट जो हुए थे, यानी इजाफा हुआ था मनी में, ठीक है, और स्टॉक मार्केट जो है वो भी बढ़ा था राइस के अंदर. उससे इकोनॉमी जो है वो डेवलप होने लगी कई अलग तरीकों से. Social and intellectual changes, such as the study of ancient Japanese literature, led people to question the degree of Chinese influence and to argue that the essence of being Japanese could be found long before the contact with China. In such early classics as The Tale of Genji, and in the midst of the region that said that the islands were created by the gods and that the emperor was a descendant of the sun goddess. अब कुछ सारे सामाजिक और इंटेलेक्चुअल चेंजेस यहाँ पे आने लगे थे जब इन्होंने एंशियंट जापानीज लिटरेचर को पढ़ना शुरू करा, इंपॉर्टेंस देनी शुरू करी. तब इन्होंने क्वेश्चन किया कि चाइनीज लोगों से, क्वेश्चन उठाया इन्होंने डिग्री ऑफ चाइनीज इन्फ्लुएंस, कि चाइनीज लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं हम पे होना चाहिए, और आर्ग्यू किया कि जापानीज जो हैं वो चाइना के कांटेक्ट में आने से पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं जापानीज लोग. और जो इनके अर्ली क्लासिक्स रहे हैं जैसे टेल ऑफ गेंजी और मिथ्स जो रहे हैं उनमें ये बोला गया है कि ये आइलैंड जो है इनके जापान जो है उसमें कई सारे स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स बोला जाता है उसको, प्रॉपर एक टुकड़ा नहीं है, उसमें कई सारे आइलैंड्स को जोड़ करके जापान माना जाता है. तो बोला गया था उस इनके जो मिथ्स थे, ठीक है, उनमें ये माना गया था कि आइलैंड जो है ये भगवान ने बनाए हैं, और एम्परर जो है वो किसके, सन गॉडेसेस जो सूरज की देवी हैं, ठीक है, सूर्य देवी हैं, उनके डिसेंडेंट रहे हैं, उनके फॉलोवर रहे हैं यहाँ के एम्परर. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पर बोली गई हैं. निशिजन एक क्वार्टर है क्योटो के अंदर. 16 सेंचुरी में यहाँ पर वीवर्स जो है उन्होंने 35 मतलब घर जो थे उन्होंने 17 सेंचुरी के अंदर एक कम्युनिटी की तरह यहाँ पे स्टैब्लिश किया था उसको. बाद में इसमें 70,000 लोग हो गए. सेरिकल्चर यहाँ पे यानी कि सिल्क जो है वो बनाना शुरू कर दिया था. और 1730 के अंदर ये सिर्फ डोमेस्टिक यान जो है वो यूज़ किया जाता है यहाँ पर, यानी कि डोमेस्टिक, क्योंकि घरों में काम शुरू हो रहा था तो डोमेस्टिक यान ही यूज़ करते थे ये लोग. निशिजन जो है बाद में एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की तरह यहाँ पे देखा जाने लगा. यहाँ पे ये सिल्क जो है प्रोडक्शन शुरू हो गया था क्योंकि इनकी इकोनॉमी हमने जैसे पढ़ा था वो कम हो रही थी पहले. बाहर से ये सिल्क चाइना से ले रहे थे और टेक्सटाइल ले रहे थे इंडिया से. तो इन्होंने क्या कोशिश करी फिर कि हम अपने ही एरिया के अंदर, अपने ही नेशन के अंदर इस तरह का प्रोडक्शन शुरू करेंगे सेरिकल्चर का, और वो हुआ था निशिजन में. अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे. ये जो साइड में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है निशिजन को लेकर के उसके बारे में.
Nishijan is a quarter in Kyoto. ये quarter है Kyoto के अंदर. In the 16th century, it had a weavers guild of 31 households, and by the end of 17th century, the community numbered over 70,000 people. अब यहाँ पर 16th सेंचुरी की शुरुआत में यहाँ पे 31 घर हुआ करते थे और 17th सेंचुरी के आते आते ये पूरी कम्युनिटी बन गई थी 70,000 लोगों की. Sericulture spread and was encouraged by an order in 1713 that only domestic yarn was to be used. Sericulture वहाँ पे फैलने लगा था और उसको encourage किया गया था एक order के तहत जो 1713 में शुरू किया गया था कि सिर्फ domestic यानी घर के बने हुए जो मतलब इनके नेशन के बने हुए जो यान है उसी को यूज़ किया जाएगा अब. Nishijan specialized ओनली इन द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स. निश्चित जो है वहाँ के लोगों ने सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के अंदर ही उन्होंने स्पेशलिटी हासिल की थी. सिल्क प्रोडक्शन हेल्प द ग्रोथ ऑफ अ क्लास ऑफ रीजनल entrepreneurs who challenged the Tokugawa order, and when foreign trade started in 1859, Japanese silk exports become a major source of profit for the economy, struggling to compete with western goods. अब सिल्क प्रोडक्शन जो है वहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजनल एंटरप्रेन्योर्स को ही फायदा मिला था जिनको चैलेंज किया था टोकुगावा ऑर्डर ने. ठीक है, टोकुगावा ऑर्डर के अनुसार ये लोग काम कर रहे थे. क्यों? क्योंकि फॉरेन ट्रेड जो है वो 1859 में शुरू हुआ था और जापान सिल्क एक्सपोर्ट जो है वो एक मेजर सोर्स ऑफ प्रॉफिट, यानी जब जापान सिल्क बनाना शुरू करा तो उसने बहुत प्रॉफिट कमाया था क्योंकि पहले के यहाँ पे लोग जो थे वो वेस्टर्न गुड्स से compete कर रहे थे. इनका सामान जो है वो यूरोपियन गुड्स के कंपटीशन में था तो यहाँ पे इनको ज़्यादा फायदा मिला था. अभी तक कोई प्रॉब्लम आई हो इस चीज़ में? आई सपोज कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये पैरा कंप्लीट करते हैं. ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है. ये भी पढ़ लिया है हमने और ये भी पढ़ लिया है. टेल्स ऑफ द गेंजी करेंगे. द फिक्शनलाइज्ड डायरी ऑफ द हाइन कोर्ट रिटन बाय मोरासाकी शिकिबू, द टेल ऑफ जेंजी became the central work of fiction in Japanese literature के अंदर. ये बहुत ही ज़्यादा important मानी जाती है और ये हाइन कोर्ट के अंदर लिखी गई थी मोरासाकी शिकिबू के द्वारा. That period saw the emergence of many women writers like Murasaki, who wrote in Japanese script while men wrote the Chinese script used for education and government. इस समय में काफ़ी ज़्यादा women writers famous हुई हैं जैसे कि मुरासाकी शिकिबू, ये भी women थी और ये लिखती थी जापानीज स्क्रिप्ट में और जबकि वहाँ पे जो मैन थे वो लिखते थे चाइनीज स्क्रिप्ट में जो यूज़ की जाती थी एजुकेशन और गवर्नमेंट के अंदर. The novel depicts the romantic life of Prince Genji is a striking picture of aristocratic atmosphere of Hine Court. अब इस नॉवेल के अंदर एक रोमांटिक लाइफ बताई है प्रिंस जेंजी की और वहाँ पे बताई है जो एटमॉस्फेयर चल रहा था हाइन कोर्ट के अंदर, एरिस्टोक्रेटिक एटमॉस्फेयर चल रहा था उसके साथ में वो भी बताया गया है. इट शोज द इंडिपेंडेंस दैट women had in choosing their husbands and living their lives. यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से आज़ादी जो है वुमेन के लिए ज़रूरी है अपने हस्बैंड को चुनने में और अपने जीवन को जीने के लिए जो आज़ादी है उसके बारे में भी यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है. तो ये थी टेल ऑफ केंजी का एक छोटा सा इंट्रो. आज हम इतना ही करेंगे. कल आप अपनी प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से रिलेटेड पूछ सकते हैं जो भी हमने आज पढ़ा. टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स.